नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिविर डी में। आज हम बात करने वाले हैं आने वाली सीटेट एग्जाम हमारी 2024 के लिए गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो आपको आने वाले आपके सीटेट एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर, देखते हैं आज के हमारे गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न और पीडीएफ के लिए, ऐसे कंटेंट के लिए आप अपनी ऐप ऑनलाइन शिविर डीके को भी प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न की। पहला प्रश्न है और प्रश्न आपके लिए काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। पहला प्रश्न आता है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है ये किस से संबंधित यहाँ पर रहेगा? अनुप्रयोग, ज्ञान, समझ, बोध या फिर रचना सृजन से। तो देखिए यहाँ पर हम आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए शिक्षक जब कहते हैं तो ये बच्चों के लिए प्रश्न जो बन जाता है, इसका जो उद्देश्य बन जाता है वो एक रचनात्मक या सृजनात्मक प्रश्न के रूप में यहाँ पर रहने वाला है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं को के हल को लिखने में गलतियां करता है। बच्चा यहाँ पर मौखिक रूप से सही करता है पर लिखित रूप में गलत करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक यहाँ पर क्या हो सकती है? तो उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की हो गई हो और उसे खाली स्थान भरने को दिए जाएं। संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना, तो बिल्कुल यहाँ पर हम एक से अधिक तरीके भी सिखा सकते हैं, परंतु यहाँ पर बच्चा जो है क्या लिखित रूप में गलतियां कर रहा है, तो बच्चा मौखिक रूप से सही कर रहा है तो उसे कुछ ऐसे अंक पत्रक या कार्य पत्रक दिए जाए जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो, मतलब थोड़ी सी उसको यहाँ पर मदद हिंट मिल जाए इन चीजों से और कुछ जगह पर वो स्वयं कार्य करें। तो उसे ऐसे कार्य पत्रक देना जिसमें समस्या आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक है। तो यहाँ पर सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर है सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना या फिर सवाल की पहचान, सही प्रक्रिया निष्पादित करना, गलत आंशिक रूप से सही। तो यहां पर हम कह सकते हैं सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ये यहाँ पर योग और व्यवकलन पर आधारित जो शब्द होंगे दिए गए सवालों को हल करने में विद्यार्थी की जो दक्षता का आकलन करेंगे उसके लिए यहाँ पर शीर्षक सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को ये समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम कौन सा होगा? तो यहाँ पर श्याम पट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। दूसरा, अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। तीसरा है विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों को रूप में निरूपित करना और स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। और फोर्थ आता है वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को हम एक मूर्त रूप में भी हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर विभाजक जो होता है, शेष जो होता है हमेशा विभाजक से कम होता है। तो यहाँ पर हम क्या है बच्चों को एक मूर्त रूप में दिखाने के लिए वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत कर सकते हैं और प्रदर्शित कर सकते हैं कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं वो विभाजक से कम है, मतलब वस्तुओं के समूह बना सकते हैं और बच्चे को इस प्रकार से यहाँ पर हम एक मूर्त रूप में इन चीजों को दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कक्षा 3 के विद्यार्थी को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। तो बात यहाँ पर कक्षा 3 के विद्यार्थी को पढ़ाने की हो रही है और उसमें इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक यहाँ पर क्या चीजें लेके जाएंगे? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर या फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है,
नापने वाली टेप जिसकी एक तरफ सेंटीमीटर हो, दूसरी तरफ मीटर हो। तो यहाँ पर हम अलग अलग विभिन्न इकाइयों वाले रूलर भी ले जा सकते हैं, या नापने वाले छड़ भी ले जा सकते हैं, और नापने वाली पट्टी भी ले जा सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर बच्चों के लिए ठीक रहेगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, गणित की कक्षा में पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर विद्यार्थी को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4। ये यहाँ पर गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य होता है। आगे चलते हैं, प्राथमिक अवस्था में गणित रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है, अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना, समय त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली केन और प्रतिभाओं की परीक्षा, या फिर विद्यार्थी की ग्रेड और रैंक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित जो होता है वो अधिगम में असंगति और शिक्षण की कमियों को पहचानना इसका अंतर्निहित होता है। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतियां पूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि वे गणित में कम सफल विद्यार्थी या शिक्षार्थियों को तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, या फिर वे विद्यार्थी को उनकी गणित कक्षा में एकरूपता, एक दैनिकचर्या के कारण होने वाले उबाऊपन से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं, और इसके लिए फोर्थ विकल्प जो होगा वो सही होगा। आगे चलते हैं, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में लोकप्रिय होता जा रहा है, और इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? तो यहाँ पर विद्यार्थियों की गणित परिकलन प्रक्रिया की समझ, विद्यार्थी के गणित की समस्या समाधान कौशल, विद्यार्थी की गणित में एकाग्रता और गणित में गणना के कौशल तथा गति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लोकप्रिय होता जा रहा है, किसके विकास के संवर्धन में होता है इसका? तो गणित में जो गणना की जाती है वो गणना के कौशल तथा गति के लिए यहाँ पर वैदिक गणित जो है आजकल बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। आगे चलते हैं, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, रिक्त स्थान है। प्रतिरूपों का प्रयोग है, भूमिका निर्वाह, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है वो हो जाता है भूमिका निर्वाह, या रोल प्ले यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्याओं की अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? भिन्न को पूर्ण रूप के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, और दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं की करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है वो होगा वर्गीकृत आंकड़ों का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। आगे चलते हैं, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं को विकसित करना, उनका विकास करना। आगे चलते हैं, एक शिक्षिका गणित के संप्रतियों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है और विद्यार्थियों को व्यवहारिक क्षमताओं के उपयोग करती है, उनको चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किसके लिए करती है? तो यहाँ पर शिक्षिका गणित के संप्रतियों को सिखाते हुए खोज परक जो उपागम है उसका उपयोग जब करती है तो वह गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या फिर विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर बनेगा
वो इसमें बन जाएगा एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति का परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने के लिए भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है: कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल, परिमाप के संप्रति की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शैलजा की निम्न विशेषता यहाँ पर जो प्रदर्शित होती है वो होती है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता, क्योंकि भाषा उसकी प्रवीणता थोड़ी सी कमजोर है, और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। अब देखिए, जब वो शैलजा अपने हल को बताने में मतलब हल सही करने में सक्षम है, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो भाषा प्रवीणता है वो थोड़ी सी वीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहले का प्रयोग करता है: मैं 8 दहाइयों में से 4 इकाइयों से कम हूं। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना, आधार 10 और स्थानीय मान संकल्पना को दृढ़ करना, योगात्मक आकलन करना, विद्यार्थी को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित यहाँ पर कराना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के रूप में देखना, स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना और 6 अंकों तक गणना करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना, ये हमारा इसमें उत्तर होगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों की क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विभिन्न वस्तु जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। बिल्कुल सही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम बच्चे को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से परिचित करा रहे हैं, तो हम ऐसी विभिन्न वस्तुएं ले सकते हैं जिसमें हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से क्षेत्रफल को मापना। तो पहला ही विकल्प यहाँ पर उत्तर बन जाता है प्रश्न के लिए। आगे चलते हैं, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों का विकास किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? केवल एल्गोरिथ्म का वर्णन करके, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके यहाँ पर बच्चों में जो कौशल है उसको बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, और एक अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास एक अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होना चाहिए। संख्या पद्धति, बीज गणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और फोर्थ, बिना समय लगाए सवालों को हल करने की योग्यता होना चाहिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता यहां पर होना चाहिए, और इसके लिए दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तो यहां पर हम देखें, तत्पश्चात एक से परिचित कराती है, अंत में गुणनफल का पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं और माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है, और यहां पर अध्यापिका
कर रही है। थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर हमारा जो था मतलब टुकड़े में हो गया, ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक प्रश्न ही इसमें शामिल है। यहाँ तक हमारा प्रश्न ही रहेगा, ये थोड़ा सा कलर इसका डिफरेंट हो गया। ये देखिए, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है, उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन करके गुणा के रूप में बताती है। उसके पश्चात वो एक्स से परिचित मतलब इस गुणा के निशान से यहाँ पर बच्चों को परिचित कराती है और अंत में गुणनफल का पता करने के लिए आड़े तिरछे रेखाओं और माचिस की तीलियों की सहायता से क्रियाकलाप करती है। तो अध्यापिका यहाँ पर क्या कर रही है, गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्ति प्रदान कर रही है। कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण है, मूर्त से अमूर्त संप्रति और के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है। विभिन्न अधिगम शैली वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना। तो यहाँ पर मूर्त से अमूर्त संप्रति की और के पाठ के रूप में पाठ का विकास कर रही है शिक्षिका। यहाँ पर आगे चलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य यहाँ पर क्या रहेगा। रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना। तो यहाँ पर केवल संख्यात्मक कौशलों का विकास जो होगा वो इसमें संकीर्ण उद्देश्य होगा। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने के लिए सक्षम है, विभिन्नों के संप्रति की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कौन सी होगी। विभाजनात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था, परिणात्मक अवस्था। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसमें संक्रियात्मक अवस्था हमारा उत्तर होगा दूसरा विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का ऐसा तरीका शामिल है होता है, इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, शिक्षार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन करना और बहुत विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक आदि देना। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो उस प्रश्न के लिए बनेगा, तो प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर बनेगा विद्यार्थियों को कोचिंग देना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल होना। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 2005 है वो गणित में जब चिंतन और तर्कणा का एक तरीका जो शामिल होता है वो तरीका इस दृष्टिकोण से ही हमें यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। दूसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थी की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या होगा। यहाँ पर वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना, प्रश्नोत्तरी भूमिका निर्भर रोल प्ले। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सर्वेक्षण आधारित परियोजना, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें उत्तर होगा। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चाक-टाक की पद्धति का प्रयोग करेगा, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों का, प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक होगा वो यहाँ पर सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उनके जोड़े बनाने के लिए कहा, साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। तो उमा यहाँ पर क्या है, एक श्रव्य शिक्षार्थी है, को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, चाक्षुष शिक्षार्थी है या कायिक गतिक शिक्षार्थी है। तो यहां पर हम कह सकते हैं
कि उमा को यहाँ पर व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है और इसके लिए दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। कक्षा 4 में बिंदु रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंडों को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदु को चिन्हित कर सकता है। रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और इन्हें परिभाषित कर सकता है। रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है या बिंदु चिन्हों चिन्हित कर सकता है। दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। और फोर्थ है, सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है। रेखा का नाम बता सकता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, इन्हें परिभाषित कर सकता है। तो यहां पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन के निर्देश रहेंगे ये वाले। आगे बढ़ते हैं, किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल हमें प्राप्त होगा। तो यहां पर बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके या फिर अभी अधिक संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। बद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसकी निश्चित संख्या में उत्तर है। तो यहां पर हमारा उत्तर जो बन जाता है वो बन जाता है एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर उत्तर होगा। कक्षा 3 का बच्चा 482 को पढ़ता है लेकिन लिखता इस प्रकार से है, जैसे यहां से लिखा हुआ है 40082। शिक्षक के लिए किस और संकेत करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं बच्चा संख्या के अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से यहां पर भ्रमित है। और बी है दूसरा वाला, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार से लिखना सीख जाएं। थर्ड है, बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। फोर्थ है, बच्चा ध्यान से सुनता लेकिन स्थानीय मान की समझ को स्थापित नहीं कर पाया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की जो समझ है वो बच्चा स्थापित इसमें नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहां पर सही है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकती है। किन दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है या तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो कथन सही रहेगा वो रहेगा दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या ही यहां पर रहेगा। अब इसके लिए हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हमने 1 लिया और 3 लिया और एक सम संख्या ले ली। तो यहाँ पर हम इनका योगफल देखेंगे तो 6 आएगा और 6 यहाँ पर एक सम संख्या ही रहेगी। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो ये किसमें सहायता करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सहायता करते हैं मूलभूत संख्याओं को समझने, स्थानिक समझ की योग्यता वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने, परिकलन कौशलों के संवर्धन में, तो स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए ये करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान करके सीखना से क्या अभिप्राय यहाँ पर रहेगा। तो अवधारणात्मक से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों में गणित अवधारणा का अधिगम को सीखना, प्रश्नों को बहुत बार करके देखना जब तक क्रियाविधि रटकर स्मरण याद ना हो जाए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणाओं का अधिगम और स्वयं प्रश्नों को हल करना सीखना। तो यहां पर हम कह सकते हैं अवधारणात्मक से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों में द्वारा गणित में अवधारणात्मक अधिगम को सीखना। आगे चलते हैं। कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा को सम्मिलित करती है। तो कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित किसको करेगी। आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का संग्रहण। अब इसके लिए विकल्प का चयन हम देखें तो क्या ए डी सही है, ए बी सी सही है या बी और डी या फिर ए डी। तो यहाँ पर ए बी सी के रूप में जिसमें ए बी और सी
जब हम आंकड़ों के प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें निरूपण, विश्लेषण और एकत्रीकरण शामिल होते हैं। तो ABC के रूप में उत्तर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न में सहायक हो सकती है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए या फिर पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए। तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। 4th कक्षा में श्याम पट्टों को स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणित में अन्वेषण में सहायता कर सकती है। तो तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। यूनिसेफ समर्थित पहल बाला है। तो ये क्या है? बुक्स एंड एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड, ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग एज लर्निंग एड होगा, ऑप्शन सेकेंड। आगे चलते हैं, पैटर्न को पहचानना, उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है जो छात्रों में सृजनात्मक और कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करता है, छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने के लिए तैयार करता है, छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायता करता है और छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या संक्रियाओं को गुणों को समझने में सहायता करेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा समय को मापने की कौशल नहीं है? तो समय मापने के कौशल में देखें, घड़ी में समय देखना, एक घटना की अवधि ज्ञात करना, समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना, तो ये समय को मापने का कौशल नहीं है। हस्त कौशल सामग्री या प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित हैं। गणितीय विचार, ज्यामिति, उत्पत्ति, गणितीय पाठ्यक्रम, गणितीय शब्दावली। तो यहां पर उत्तर हो जाता है गणितीय विचार, ऑप्शन नंबर 1 इसमें उत्तर होगा। प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है, कक्षा में प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को पहचानने में या फिर छात्रों को मनोरंजित करने के लिए, समस्या समाधान की कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए, समस्या समाधान के कौशल को स्मृति विलोप करने में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणितीय पहेलियां जो होती है ये सहायक होती है समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए, और इसके लिए तीसरा विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। वैन हेले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। दूसरा है, सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है जो 3 सीधी रेखाओं से बंद होती है। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है और इसलिए इसके आधार कोण बराबर होना चाहिए। सीमा मानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो विश्लेषण स्तर का उदाहरण है वो है, सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण यहां पर होते हैं। पहला विकल्प यहां पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं, एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है? गणित की पाठ्यपुस्तकों में महिला गणितज्ञों की सफलताओं का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। गणित अधिगम में लड़कियों और लड़कों को एक समान अवसर दिए जाना चाहिए। गणित में उच्चतर शिक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ही समान अवसर मिलने चाहिए। और 4th है, गणित में लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय
उनके सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो लैंगिक पक्षपात का सूचक यहां पर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से टेनग्राम में दिए गए सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपयुक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों को वेनहेले के अनुसार ज्यामितीय तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर दृश्यीकरण, स्वयं सिद्ध, विभिन्न आकृतियों में परस्पर संबंध स्थापित करना, आकृतियों को पहचानना। तो आकृतियों को पहचानना यहाँ पर ज्यामितीय तर्क के लिए ठीक होगा, उसके आकलन के लिए ठीक होगा। गणित को पढ़ाने के लिए खेल पहेलियां प्रभावकारी रणनीतियां हैं, क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती है। कार्यविधिक समझ, संकल्पनात्मक समझ, उपयोग आधारित समझ, तथ्यात्मक समझ। तो यहां पर है संकल्पनात्मक समझ, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर उत्तर होगा। स्वतः शोध शब्द का अर्थ है जानना, विचार करना, अधिगम करना, खोज करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं स्वतः शोध शब्द का अर्थ यहां पर जो होगा वो होगा खोज करना। तो इसमें ये हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुश्री जेनी की कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा कि यदि आपके पास 3 दहाई है और आपको 3 इकाइयों में से निकालनी है तो शेष संख्या क्या मिलेगी। इस पर छात्र ने उत्तर दिया कि इसका उत्तर 0 है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जेनी ने सर्वप्रथम बल किस पर देना चाहिए। अभ्यास के लिए इसी प्रकार के ज्यादा और प्रश्न पहले योग की संक्रियाओं को सुदृढ़ करने में और फिर व्यवकलन की ओर बढ़ने में, विभिन्न क्रियाशील अनुभवों के द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने में, व्यवकलन की केवल मानक कलन विधि के शिक्षण पर। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विभिन्न क्रियाशील अनुभवों के द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने पर। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है, जैसा कि डेन्स के द्वारा दिया गया है। गणितीय अमूर्तीकरण, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तिता का सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक बोधात्मक परिवर्तन सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। तो यहां पर देखिए जो सही अनुक्रम रहेगा, हर जगह वही चीजें लिखी हुई है, तो सीधे यहां पर उत्तर को ठीक करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। ऑप्शन 2 यहां पर उत्तर होगा, जैसा डेन्स के द्वारा दिया गया है। इस्माइल एक प्राथमिक अध्यापक अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझने के लिए सर्वप्रथम सदैव कुछ क्रियाकलाप करते हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर बस निश्चित करते हैं कि अगली अवधारणा की ओर बढ़ना है या पिछली अवधारणा को दोहराना है, और उसे समाहित करने के बाद ही अगली अवधारणा की ओर अग्रसर होते हैं। एक शिक्षक के नाते इस्माइल एक रैखिक मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं, जिसमें योजना, एक विषय को पढ़ाना और पढ़ाए गए वृत्तांत का मूल्यांकन सम्मिलित है, या फिर अत्यधिक समय नष्ट कर रहे हैं। उन्हें पाठ्य विवरण को पूर्ण करने पर केंद्रित रहना चाहिए, को एक विषय पूर्ण करने के पश्चात ही मूल्यांकन करना चाहिए। और 4 है, एक सक्रिय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं, जिसमें मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चों के लिए अधिगम वातावरण को सुधारना शामिल है। तो ऑप्शन 4 यहां पर हमारा उत्तर होगा। अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी है। इस परियोजना में विद्यार्थियों का प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन उपयुक्त होगा। रूब्रिक, पेपर पेंसिल टेस्ट, चेकलिस्ट या फिर संकल्पना मानचित्र। तो यहां पर रूब्रिक जो होगा वो इसमें आकलन के लिए सबसे उपयुक्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्यों का उपयुक्त वर्णन करता है। यानी विद्यार्थी की भाषा
क्षमता को परखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये गणितीय समस्याओं को हल करने हेतु किसी भी औपचारिक कलन विधि का परिचय कराने में सहायक होते हैं। ये गणित को से बाहर जोड़ने स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। ये सभी शिक्षार्थियों के द्वारा आसानी से हल की जा सकती है। तो देखिए, पाठ्यचर्या, गणित पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं का उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन जो यहाँ पर होता है वो होता है हमारा विकल्प नंबर 3 से। ये गणित को स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। यहाँ पर उत्तर होगा। अल्पवयस्क छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है? वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना, एकीकी संगति। तो बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना, एकीकी संगति, यही यहाँ पर संख्या संकल्पना का भाग होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की विशेषता नहीं होना चाहिए? तो जो विशेषता नहीं होना चाहिए वो इसमें देखना है, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल। तो जटिल से सरल नहीं होना चाहिए, सरल से जटिल की ओर चलना चाहिए। तो ऑप्शन 3 ही यहाँ पर उत्तर बन जाएगा। आगे चलते हैं। हस्तकौशल सामग्री का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है, क्योंकि यह प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है। यह वार्षिक निरीक्षण के दौरान स्कूल को बेहतर प्राप्तांक प्रदर्शित करने में सहायता करता है। 3 है, यह शिक्षार्थी को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करता है। 4 है, शिक्षक शिक्षिका को समस्याओं को श्याम पट पर हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उनका समय बचाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शिक्षार्थी को गणितीय अवधारणा को समझने में मदद करता है या सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर जो ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन विधि के एक साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है? तो वो यहाँ पर होगा जियोजेब्रा, पैटर्न सैप्स, ज्योमेट्री पैड, स्पेसलेस मैच। तो जियोजेब्रा यहाँ पर उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे उपयुक्त होगा? भिन्न भिन्न पदार्थ देना, एक की संगति का उपयोग करना, छात्रों को गणना करने के लिए कहना, या फिर दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना, मौखिक रूप से 1 से 9 की संख्याओं के क्रम को दोहराना जब तक कि छात्र इन्हें स्मरण ना कर ले। तो यहाँ पर ए, बी, सी, ऐसी या फिर केवल ए। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ए और बी, इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अवधारणात्मक समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला ने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध करवाए, जैसे कि भिन्न आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों, प्रक्षेपण समूह के विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय यहाँ पर अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभवों को उपलब्ध कराना है, जिससे बच्चों को थोड़ा खाली समय मिले, मंद बुद्धि अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। 4th विकल्प इसमें उत्तर होगा। दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त होगा? टेनग्राम, डेंस ब्लॉक, ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर, संख्या सारणी। तो यहाँ पर देखिए दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे अच्छा ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर यहाँ पर रहेगा। आगे कक्षा 3rd की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए। इस प्रकार उन्होंने योग के प्रश्न दिए। इसके बाद उन्होंने छात्रों को एक कार्य पत्रिका वर्कशीट हल करने के लिए दी गई, जिसमें समरूप प्रश्न थे। निम्न कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर स्थिति के लिए उपयुक्त है? कार्य ड्रिल अभ्यास पर आधारित है और प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना चाहिए, या फिर यह प्रश्न खुले सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण है, संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है, समय बचाने के लिए शिक्षिका को गृह कार्य के तौर पर ऐसे 10 प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को कहना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं और
वर्कशीट में भी ऐसे ही प्रश्न थे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कार्य, ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है और प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर यदि हम इन दोनों चीजों को देखें तो ये थोड़े से मतलब इसमें देने का जो तरीका है वो सही नहीं है। मतलब बच्चे यहाँ पर इनको ठीक तरीके से करने में थोड़े से असुविधा महसूस करेंगे। आगे चलते हैं। कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापकों ने छात्रों की निम्नलिखित पैमानों पर जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति का रिकॉर्ड लिपिबद्ध किया। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी है। तो वो किसमें सबसे कम उपयोगी होगी? विद्यार्थी के द्वारा विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं के आधारित शैक्षिक योजनाओं के विकास के लिए, विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों में वरीयता क्रम से व्यवस्थित करने के लिए, विद्यार्थी के द्वारा दिए गए गलत जवाबों वाले प्रश्नों को समझने के लिए, विद्यार्थी की अभिवृत्ति को समझने के लिए। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जिसमें विद्यार्थी को उनके प्राप्त अंकों को वरीयता के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है। एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा होता है क्योंकि 2 3 से छोटा होता है, और इस गलत धारणा भ्रांति के निवारण के लिए कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार होगी? तो जो तकनीक सबसे कम मददगार होगी, बच्चे को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर की संख्या बड़े होने का अर्थ भिन्नों का छोटा होना होता है। तो देखिए बच्चा छोटा है, वो व्याख्या से यहाँ पर नहीं समझ पाएगा, और यही तकनीक यहाँ पर सबसे कम मददगार रहने वाली है। कक्षा 2 के छात्र ने जमा के प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से दिया। 56 और 38 को उसने जोड़ा इस प्रकार से। तो बच्चे ने यहाँ पर जो जोड़ किया है, तो इसमें आप देखेंगे तो 8 और 6 14, 4 हासिल 1, 5 से 8 बच्चे ने हासिल छोड़ दिया। एक चिंतनशील अध्यापक के नाते छात्र के इस उत्तर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? छात्र को समझाना कि वह अपने उत्तर की पुनः जांच करे, छात्र को बताना कि उसका उत्तर सही है, वह समकक्षी से उत्तर का पर परामर्श ले, स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ पुनः समूहीकरण माध्यम की योग की अवधारणा के लिए को छात्र के लिए सरल करना, छात्रों को कहना कि वो पाठ्य पुस्तक में हल किए गए इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करें। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि छात्र जो है स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ पुनः समूहीकरण के माध्यम की योग की अवधारणा के लिए को छात्र के लिए सरल करना, ये इसमें हमारा उत्तर होगा। एक और प्रश्न है हमारा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के अधिगम के लिए समाकलित उपागम का प्रयोग लाना चाहिए। इसका अर्थ है कि गणित को समस्या समाधान के साथ में एकीकृत होना आवश्यक है। गणित बच्चों की कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए। गणित को अन्य विषयों जैसे पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत होना चाहिए। डी है गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो सही कथन की यदि बात की जाए इसमें, तो वो होगा हमारा बी और सी। अब देखिए बी और सी जो है एकीकृत होना चाहिए, और कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों को भी एकीकृत होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।